नमस्कार दोस्तों। लकी नर्सिंग एकेडमी में आज आपका फिर से दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास नंबर 6 लेकर आए हैं, जो कि नर्सिंग ऑफिसर आरआरबी आरएमएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है दोस्तों। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, द टोटल नंबर ऑफ डेसिडुअस टीथ इन चिल्ड्रन आर। क्वेश्चन ये पूछा है कि दोस्तों चिल्ड्रन के अंदर जो डेसिडुअस टीथ होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों। डेसिडुअस टीथ का मतलब होता है दोस्तों मिल्क टीथ, हम इनको बोलते हैं, और हम इनको टेम्पररी टीथ भी बोल सकते हैं। यानी कि जो हम बचपन में बोलते हैं बच्चों के दूध के दांत, ये बच्चों के दूध के दांत होते हैं, इनको हम मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ भी बोल सकते हैं। और अगर इनको नंबर में काउंट किया जाए तो ये नंबर में होते हैं दोस्तों 20। और ये एग्जामिनर एक चीज़ और पूछ सकता है दोस्तों, एग्जामिनर पूछता है कि जो मिल्क टीथ होते हैं वो बनना कब स्टार्ट होते हैं, आते कब है पहली बार, तो 6 मंथ पर वो स्टार्ट होते हैं दोस्तों, और 24 से 30 मंथ पर उनका एंड हो जाता है दोस्तों। और एग्जामिनर अगर एक चीज़ और पूछ लेता है दोस्तों कि जो मिल्क टीथ होते हैं दोस्तों उनमें से सबसे पहले टीथ का की जो ओपनिंग होती है वो कहाँ होती है दोस्तों, तो वो होती है दोस्तों लोअर सेंट्रल इंसीजर में सबसे पहले टीथ आता है दोस्तों। लोअर सेंट्रल इंसीजर में सबसे पहले टीथ आता है दोस्तों। और कई बारी एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जो होता है कि देखो आइडली वैसे तो मैंने आपको बताया कि जो पहली बार जो टीथ आते हैं डेसिडुअस टीथ वो 6 मंथ पर स्टार्ट होते हैं दोस्तों। लेकिन कई बार जब भी डिलीवरी होती है तो बच्चे को टीथ नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को टीथ होते हैं एट बर्थ से ही, अगर किसी बच्चे को आपको टीथ देखने को मिलता है तो उस टीथ को हम नाम देते हैं दोस्तों नेथल टीथ। ये जन्म के समय जो टीथ पाए जाते हैं उन टीथ को हम दोस्तों नेथल टीथ बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अमोंग न्यू बोर्न कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग। दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचने के लिए किस चीज़ की प्रिवेंट की जाती है दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन ने पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन ने पूछा है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में, यानी कि कोई भी मदर है उसको एनटीडी की बीमारी से बच्चे में जो उसके अंदर जो फीटस है, फीटस को एनटीडी से बचाने के लिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में हमें बताना है कि हमें उसको कैसे प्रिवेंट करना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या होगा कि उस मदर को हम क्या दे, फोलिक एसिड टू द मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ही फोलिक एसिड देनी स्टार्ट कर दें, या फिर विटामिन के दे मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान आयरन एंड फोलिक एसिड यानी पूरी प्रेगनेंसी आयरन फोलिक एसिड खिलाएं, या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में आयरन दे मदर को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एनटीडी यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए मदर को, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए मदर को दोस्तों हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही फोलिक एसिड देते हैं दोस्तों। और अगर बाय चांस कभी ऐसा होता है कि कोई भी मदर है उसमें पहले भी एनटीडी यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की हिस्ट्री है, यानी पहली प्रेगनेंसी में या उससे पहली प्रेगनेंसी में भी अगर उसको हिस्ट्री है दोस्तों और उसको हमें प्रिवेंट करवाना है दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या नाम है, प्रेगनेंसी प्लान से पहले ही 3 मंथ्स पहले ही हम उसको फोलिक एसिड टैबलेट स्टार्ट कर देंगे। और ये दोस्तों फोलिक जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होती है दोस्तों, एनटीडी जो होती है दोस्तों, ये 5 से 7 वीक जब फीटस होता है दोस्तों, फीटस में 5 से 7 वीक पर ये बननी स्टार्ट हो जाती है। और हम फोलिक एसिड नाम की ड्रग दोस्तों उसमें देते हैं। और क्या नाम है, मार्केट में इसकी डोज दोस्तों 500 mcg के रूप में देखने को मिलती है, यानी 500 माइक्रोग्राम के रूप में देखने को ये ड्रग आपको मिलती है दोस्तों। और अगर यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए, तो यहाँ पर एग्जामिनर ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि पहले भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो चुका है मदर को, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। अगर मैंने पहले बताया तो प्रेगनेंसी प्लान से पहले 3 मंथ्स पहले ही हम उसको फोलिक एसिड टैबलेट स्टार्ट कर देंगे। और अगर यहाँ एग्जामिनर की आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर फोलिक एसिड स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, विच ऑफ द हेल्थ एजुकेशन एजेंसी इज एट नेशनल लेवल। दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि नेशनल लेवल पर कौन सी हेल्थ एजेंसी काम करती है।
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, दूरदर्शन या आईईसी ब्यूरो। यानी आईईसी का मतलब होता है दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने, अगर नेशनल लेवल हेल्थ एजुकेशन एजेंसी जो काम करती है दोस्तों वो होती है दोस्तों सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। यहाँ पर राइट आंसर बनता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। वाइल परफॉर्मिंग ओरल हाइजीन टू द अनकॉन्शियस पेशेंट विच एडिशनल आर्टिकल शुड बी कीप्ड इन द माउथ केयर। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक अनकॉन्शियस पेशेंट है दोस्तों और उसकी हमें ओरल हाइजीन करवानी है, तो उस कंडीशन में आप माउथ केयर करते समय कौन से आर्टिकल का उपयोग करेंगे दोस्तों। डिस्पोजल, स्पेटुला, लैरिंजोस्कोप या माउथ गैग या आर्टरी फोर्सेप्स। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपके सामने। तो जब भी हम किसी अनकॉन्शियस पेशेंट की हम ओरल हाइजीन करवाते हैं दोस्तों, कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि हम किसी अनकॉन्शियस पेशेंट की हम ओरल हाइजीन या माउथ केयर करवाते हैं तो उसमें दोस्तों हम साइड लाइन पोजीशन देते हैं। मैंने पोजीशन के बारे में आपको कल बता दिया था। और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन सा आर्टिकल हम यूज़ करेंगे दोस्तों अनकॉन्शियस पेशेंट में, तो अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर दोस्तों हम अगर एडिशनल आर्टिकल की बात करते हैं तो वो उसमें दोस्तों हम माउथ गैग का यूज़ करते हैं दोस्तों। माउथ गैग दोस्तों जो हमारे माउथ को पूरे को खोल के रखता है दोस्तों, और उसके अंदर हम अच्छे से हाइजीन कर सकते हैं। और पोजीशन की बात की जाए तो दोस्तों हमेशा साइड लाइन पोजीशन देकर ही हम ओरल हाइजीन करवाते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट की दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन टू मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सी ग्लैंड हार्मोन का सिक्रेशन करती है दोस्तों, कौन सी ग्लैंड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और क्वेश्चन ने पूछा दोस्तों कि बॉडी की मेटाबॉलिक रेट के लिए कौन सी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगी दोस्तों। एक तो दोस्तों क्वेश्चन ने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट्स, यानी कि कौन सी हार्मोन जो कौन सी ग्लैंड हार्मोन होती है जो इसका सिक्रेशन करती है दोस्तों, और मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। यानी यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है कि बॉडी की मेटाबॉलिक रेट के लिए कौन सी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी हार्मोन जिम्मेदार होती है बॉडी की मेटाबॉलिक रेट के लिए कौन सी हार्मोन जिम्मेदार होती है दोस्तों। जब भी अगर बॉडी की मेटाबॉलिक हार्मोन की बात की जाए दोस्तों, तो वहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर राइट आंसर हमारा एक ही बनता है दोस्तों। थायराइड जो ग्लैंड होती है दोस्तों वो बॉडी की मेटाबॉलिक हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और थायराइड ग्लैंड में दोस्तों T3 और T4 हार्मोन मोस्टली होते हैं दोस्तों। और T3 T4 को स्टिमुलेट कौन करता है दोस्तों, TSH करता है दोस्तों। अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि T3 और T4 हार्मोन को स्टिमुलेट कौन सा हार्मोन करता है, तो वो हार्मोन करता है दोस्तों TSH हार्मोन इनको स्टिमुलेट करता है। और अगर मेटाबॉलिक रेट की बात, हम आंसर की बात करते हैं मेटाबॉलिक रेट की, तो जो जिम्मेदार होती है दोस्तों, जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है दोस्तों थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें आसान लगते हैं वही हमें एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करते हैं दोस्तों। क्योंकि हम बड़े क्वेश्चन की तैयारी तो करके जाते हैं, लेकिन जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको कई बार हम भूल जाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है RRB में। और अगर यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात करते हैं, तो वो लेस देन 200 mg/dl होता है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपके सामने। विच सेफ्टी मेजर्स यू विल टेक फॉर ए ड्राउजी पेशेंट। दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि एक पेशेंट है जो कि ड्राउजी है, यानी कि बिल्कुल थका हारा हुआ पेशेंट है, सेमी कॉन्शियस पेशेंट है, वो हमें देखने को मिल रहा है। तो उस पेशेंट में आप क्या सेफ्टी दोगे, आप क्या करोगे। यानी पेशेंट हॉस्पिटल के एग्जामिनर पूछ रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है। और यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेफ्टी की बात हुई है दोस्तों। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि
हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट है और वो ड्राउजी यानी कि बिल्कुल थका हारा सेमी कॉन्शियस आपको देखने को मिल रहा है, और वो उस पेशेंट में आप क्या सेफ्टी करोगे दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जब भी ऐसा कोई पेशेंट आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ड्राउजी पेशेंट यानी कि बिल्कुल सेमी कॉन्शियस पेशेंट आपको देखने को मिल रहा है हॉस्पिटल के अंदर, तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो सेफ्टी बनती है दोस्तों वो हमारी यही बनती है कि कीप द साइड रेल्स अप, यानी कि बेड के साइड की जो हमारी रेलिंग होती है हमें उनको अप करके रखना होता है ताकि पेशेंट को कोई इंजरी ना हो। सबसे जो सेमी कॉन्शियस पेशेंट होते हैं दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि पेशेंट को इंजरी होने के चांस होते हैं दोस्तों, कि पेशेंट बेड से नीचे ना गिरे, कोई इंजरी ना हो पेशेंट को, तो इसलिए हमें बेड की साइड रेलिंग को ऊपर करके रखना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। द बेस्ट मेथड ऑफ असेसिंग रेस्पिरेशन इज नॉन रेस्पॉन्सिव पर्सन इज। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक पेशेंट है जो कि नॉन रेस्पॉन्सिव पेशेंट है और उसकी आपको रेस्पिरेशन चेक करनी है, तो आप दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मेथड उपयोग करोगे दोस्तों। जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा जो नॉन रिस्पॉन्सिव पेशेंट है, यानी कि पेशेंट के अंदर कोई हमें रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है और उस पेशेंट की हमें रेस्पिरेशन चेक करनी है, तो हम कैसे चेक करेंगे दोस्तों, हम क्या देखेंगे उस पेशेंट के अंदर, क्या बेस्ट मेथड रहेगा। तो यहाँ पर अगर दोस्तों हम राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर बी। जो भी नॉन रिस्पॉन्सिव पेशेंट होते हैं दोस्तों उसमें लुक, लिसन एंड फील, यानी उस पेशेंट को हमें ध्यान से देखना है और उसको फील करना है, फील करके हम उसकी रेस्पिरेशन को असेस करेंगे दोस्तों, यही बेस्ट मेथड होगा। अगर पुट द हैंड इन द फ्रंट ऑफ नोज, यानी नाक के आगे हम हाथ लगा कर देंगे तो ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा। पुट द हैंड ऑन द चेस्ट, चेस्ट पर हाथ रखने से हमें कुछ पता नहीं चलेगा। और हार्ट बीट, जब पेशेंट रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल फ्लैट है पेशेंट, तो उसमें हमें हार्ट बीट नहीं चेक करेंगे। तो जो नॉन रिस्पॉन्सिव पेशेंट है दोस्तों उसके अंदर हमें उस पेशेंट को ध्यान से देखना है और फील करना है कि पेशेंट रेस्पिरेशन यानी कि पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपके सामने। द हाइएस्ट लेवल ऑफ नीड इन मास्लो हायरार्की इज। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि मास्लो हायरार्की के हाईएस्ट लेवल पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है दोस्तों, यानी मास्लो हायरार्की के अंदर हाईएस्ट लेवल पर इन चार दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सबसे ऊपर होता है दोस्तों। अगर दोस्तों एग्जामिनर पूछ लेता है, मैं यहाँ पर आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ कि मास्लो हायरार्की के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है दोस्तों और जो लोवेस्ट प्रायोरिटी होती है वो एग्जामिनर की सबसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, और लोवेस्ट जो लेवल होता है दोस्तों उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर बोला जाता है, और जो हाईएस्ट लेवल होता है दोस्तों उसको हम लोवेस्ट प्रायोरिटी देते हैं दोस्तों। यानी कि सबसे लास्ट प्रायोरिटी देंगे हाईएस्ट लेवल को और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे लोवेस्ट लेवल को। और अगर यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है कि हाईएस्ट लेवल के बारे में, तो हाईएस्ट लेवल पर दोस्तों वो मास्लो हायरार्की के अंदर दोस्तों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द हाईएस्ट लेवल, और अगर लोवेस्ट लेवल की बात करते हैं तो वो होता है दोस्तों फिजियोलॉजिकल। ये एग्जामिनर के सबसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अगर हाईएस्ट लेवल तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और अगर लोवेस्ट लेवल की बात करें तो फिजियोलॉजिकल। तो यहाँ पर राइट आंसर हुआ दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, हाईएस्ट लेवल मास्लो हायरार्की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, और कल हम आपके लिए दोबारा से फिर सीरीज़ लेकर आएंगे दोस्तों। डेली की डेली हम आपके लिए 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आते हैं दोस्तों, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की शुरुआत करते हैं। व्हाट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। यानी क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है दोस्तों कि एक पेशेंट है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है और उस पेशेंट को रिएक्शन हो जाता है दोस्तों, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान किसी भी पेशेंट को रिएक्शन होता है, तो उस टाइम पर आप इमीडिएटली यानी तुरंत में आपका क्या एक्शन रहेगा। आप मॉनिटर वाइटल करोगे या फिर ब्लड बैंक को इन्फॉर्म करोगे, या फिर हमारे जो डॉक्टर साहब हैं फिजिशियन हैं आप उनको इन्फॉर्म करोगे, या फिर स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर वाइटल साइन, यानी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो चल रहा था उसको स्टॉप करके फिर आप वाइटल चेक करोगे।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों आपके सामने, जब भी किसी पेशेंट के अंदर दोस्तों ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है दोस्तों, सबसे पहले हम उस पेशेंट का जो ब्लड चल रहा था हम उसको स्टॉप करेंगे, उसके बाद हम वाइटल साइन चेक करेंगे, फिर हम उसके बाद सेकंड की बात करते हैं तो हम डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करेंगे कि पेशेंट को रिएक्शन हुआ है, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब हमें जो बोलते हैं हम वो एक्शन लेंगे, और अगर तीसरे नंबर की बात की जाए तो फिर उसके बाद हम ब्लड बैंक को इन्फॉर्म करेंगे। तो ब्लड बैंक को सबसे लास्ट में इन्फॉर्म करना होता है, और सबसे पहले हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करके मॉनिटर वाइटल करने होते हैं दोस्तों, और फिर हमें फिजिशियन को इन्फॉर्म करना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों।